हाय माय डियर स्टूडेंट्स, गुड आफ्टरनून। कल फर्स्ट पेज किया था हमने फर्स्ट चैप्टर का। अब आ जाते हैं नेक्स्ट पेज पे। यहाँ पर क्या लिखा है? यहाँ पर अभी कैपलर लॉ के बारे में बताया। जो साइंटिस्ट न्यूटन उन्होंने जो कैपलर लॉ के बाद उन्होंने आगे का डेवलपमेंट किया था। ये जो भी उन्होंने रिसर्च की थी कैपलर ने, उनकी रिसर्च को और आगे लेकर आए थे तो वो न्यूटन जी। तो उन्होंने पहले कैपलर लॉ को बहुत अच्छे से स्टडी किया था और उसके बाद आगे की रिसर्च की थी। तो अब हम कैपलर जो साइंटिस्ट थे उन्होंने क्या क्या बताया वो देख लेते हैं। दैट इज़ नोन एज कैपलर लॉ। ये आपके सोलर सिस्टम को समझने में काफ़ी हेल्प करता है और ये फोर्सेस वगैरह के बारे में भी समझने में काफ़ी हेल्प करता है, प्लैनेट्स पे भी। तो चलो रीड करते हैं। प्लैनेटरी मोशंस हैड बीन ऑब्जर्व बाय एस्ट्रोनॉमर्स सिंस एशियन टाइम्स। मतलब बता रहे हैं यहाँ पर कि ये प्लैनेटरी मोशन कोई नया चीज़ नहीं है आज का। ये बहुत पहले से ही जो ये सब के बारे में स्टडी करते थे, प्लैनेट्स वगैरह के बारे में, गैलेक्सीज़ के बारे में जो स्टडी करते थे, स्टार्स के बारे में, तो बहुत एशियन टाइम से चला आ रहा है। और लोग ऑब्जर्व करते रहते थे जो क्यूरियस थे ये सब जानने के लिए। बिफोर गैलीलियो से ही पहले। यहाँ पर ये दे आर मेंशनिंग नेम ऑफ द गैलीलियो बिकॉज गैलीलियो ने ही डेवलप किया था टेलीस्कोप, जिससे हम स्टार्स इन प्लैनेट्स इनको बहुत अच्छे से देख पाए। लेकिन ये उससे भी पहले से इंफॉर्मेशन अवेलेबल थी। और ये ऑब्जर्वेशन कैसे हुई थी? टेलीस्कोप भी नहीं था, देयर वर नो टेलीस्कोप। फिर भी कैसे? ऑल ऑब्जर्वेशन ऑफ द प्लैनेट्स पोजीशन वे आर मेड विद नेक्ड आइज। ये यहाँ पर एकदम पावरफुल सेंटेंस है मेरे हिसाब से ये, कि जो आज हम इतना टेलीस्कोप लेके देखते हैं, लाखों की टेलीस्कोप्स आते हैं, तब जाके हम देख पाते हैं प्लैनेट्स की पोजीशन वगैरह सब अच्छे से। लेकिन एशियन टाइम्स में बोलता है ये विदाउट एनी किसी लेंस, डायरेक्ट आँखों से ही देख लिया। डायरेक्ट एक डाइज मीन्स विदाउट एनी लेंस, डायरेक्ट आँखों से देख लिया। तो ये पोजीशन उन्हें मालूम थी, नेक्ड आइज से ही देख लिया उन्होंने। और फिर बाय द 16th सेंचुरी a lot of data were available about planetary position and motion। और फिर 16th सेंचुरी के बाद ये डेटा बहुत अच्छे से अवेलेबल होने लगा, क्योंकि आगे लोग स्टडी करते रहे उसको और डिटेल में उसके ऊपर स्टडी करते रहे। जैसे मैंने बताया ना, न्यूटन ने भी कैपलर के ही लॉ को पहले अच्छे से स्टडी किया और आगे डेवलप किया उसको। तो कैपलर ने भी कहीं और से इन्फॉर्मेशन ली, तो ऐसे ही वो डेटा अवेलेबल होने लगा। तो ये अच्छे से डेटा जब ऑल ओवर दी वर्ल्ड काफ़ी इजीली अवेलेबल होने लगा, तो वो 16th सेंचुरी में होने लगा था। ऑल ओवर द वर्ल्ड नहीं बोल सकते, लेकिन फिर भी मोस्ट ऑफ द कंट्रीज़ में। तो लॉट ऑफ डेटा अवेलेबल अबाउट प्लैनेटरी पोजीशन एंड मोशन। ओके, मोशन मीन्स वही मूव कर रहा है। तो ये जॉन्स, ये उनका फुल नेम था, जॉन्स कैपलर स्टडी दीज डेटा। उन्होंने ये डेटा अच्छे से स्टडी किया। अब साइंटिस्ट हैं, उन्होंने स्टडी किया और सोचा कुछ पैटर्न्स, कुछ लॉ हैं कि नहीं है ना। जैसे हमारे इधर लॉ बोलते हैं एक्शन है तो उसका रिएक्शन होगा। न्यूटन ने बनाए हैं ना बहुत सारे लॉ, 3 तो मेन लॉ हैं। लेकिन इन्होंने भी इस चीज़ को ऑब्जर्व किया अच्छे से। ही स्टार्टेड टू ऑब्जर्व दी प्लैनेट्स पोजीशन, कि वो कैसे मूव कर रहे हैं, उनके मोशंस को ऑब्जर्व किया अच्छे से। तो उन्होंने नोटिस किया कि कुछ तो रूल्स हैं जिनको ये फॉलो करते हैं। देयर आर सर्टन लॉज। अब वो लॉ क्या है? तो वही 3 लॉ यहाँ पे मेंशन किए गए हैं। तो थोड़ा सा मैं और रीड कर देता हूँ आगे। ही स्टेटेड 3 लॉ डिस्क्राइबिंग प्लैनेटरी मोशन। तो वो प्लैनेटरी जो मोशंस है, जो प्लैनेट मूव करते रहते हैं सन के अराउंड में, वो उसको उन्होंने अच्छे से स्टडी किया और 3 लॉ निकल के आए। तो वही लॉ के बारे में यहाँ बताया हुआ है। थोड़ा सा पहले बीच में दिया है डू यू नो, ये एलिप्स के बारे में बताया गया है और थोड़ा एरिया की भी बारे में मेंशन करने की कोशिश की है, थोड़ा सा आपको समझाने के लिए। वैसे तो हर किसी को मालूम है, दैट्स व्हाई दे हैव रिटन डू यू नो, यस वी नो इट, कि ये जो सर्कल दिया है ये ऑर्बिट है, ये ब्लू कलर में जो दिया है। क्योंकि आपको मालूम है जो अर्थ राउंड लगाती है और जो प्लैनेट्स राउंड लगाते हैं सन का, या जो सैटेलाइट राउंड लगाती है किसी भी प्लैनेट का, तो वो एकदम सर्कल राउंड नहीं होता है, वो एक इलिप्स होता है, एक थोड़ा सा बीच में से चपटा होता है। तो इसको कौन सा शेप बोलते हैं? इलिप्स शेप होती है। अब इसमें एक इंटरेस्टिंग चीज़ होती है इसमें। अगर आप एरिया देखो, ये जो बीच में लाइंस बनी हुई, एकदम नीचे लिखा हुआ है उन्होंने डू यू नो में ही एकदम एंडिंग में AF1 + AF2 फिर इज इक्वल टू BF1 + BF2 इज इक्वल टू CF1 + CF2। तो ये जो लिखा है यहाँ पर, अगर आप डायग्राम में ऑब्जर्व करो, AF1 ये जो लाइन है थोड़ी लंबी है, लॉन्ग लाइन है, और जो AF2 है दिस वन इज़ अ स्मॉल लाइन। लेकिन इन दोनों का अगर आप मल्टीप्लाई करो, दोनों साथ में, मतलब मल्टीप्लिकेशन, तो जो भी आंसर आएगा, अगर आप ध्यान से देखो तो ट्रायंगल ही है, लेंथ
और बेस और हाइट हो जाता है। तो मेंशन करना चाहते हैं यहाँ पे, दे वांट टू मेंशन इट दैट इसका जो एरिया आएगा ये AF1 प्लस AF2 से जो एरिया निकल के आएगा वो इक्वल ही होगा किसके, BF1 और BF2। आप लाइंस देख सकते हो, जो लाइंस हैं वो सेम वैसी उतनी लेंथ है, एक लॉन्ग एक शॉर्ट है और उनकी लेंथ ये सब सेम ही है। और नीचे वाला जो ट्रायंगल उसका सेम नहीं है तो भी वो उतना ही आएगा एरिया, जितनी भी इंक्रीज़ होगी जितनी डिक्रीज़ होगी एरिया सेम आएगा। दे वांट टू मेंशन दिस थिंग, यहाँ पे एरिया पे लोग फोकस कर रहे हैं ज़्यादा। तो आ जाते हैं केपलर के फर्स्ट लॉ में, एकदम सिंपल वर्ड्स में, कि केपलर ने जब उनको ये थोड़ा आया क्यूरियोसिटी आई इस चीज़ की कि उनको भी ये पोजीशंस प्लैनेट की ये समझनी है, तो उन्होंने जो भी डेटा मिला वो स्टडी किया और उन्होंने अपना भी उसमें कंट्रीब्यूशन दिया कि हम उसमें से पहले वाले नॉलेज से और थोड़ा आगे एक स्टेप लेके जाए। यही होता है, नॉलेज धीरे 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 बढ़ रहा है, आगे लोगों के सामने आता है, तो ये भी एक थोड़ा सा नॉलेज आगे लेकर आए। तो उन्होंने 3 लॉ लाए जो उन्होंने ऑब्जर्व किए और ये हमें बहुत हेल्पफुल है ये समझने के लिए टू गेट टू नो अबाउट दी वेरियस सीजन ऑकर इन दी पर्टिकुलर कंट्री ऑन अर्थ, कैसे होती है ये, वो सारी चीज़ें समझने में बहुत हेल्पफुल है। तो आ जाते हैं फर्स्ट लॉ में, द ऑर्बिट ऑफ अ प्लैनेट इज एन इलिप्स विद द सन एट वन ऑफ द फोकाई। फोकाई मतलब ये फोकस को ही बोलते हैं, जो पॉइंट्स होते हैं, जो पॉइंट है ना ABCD, इनको बोलते हैं फोकाई। फोकस का ही ये शॉर्टकट दिया है, फोकाई करके लिखा है। तो फर्स्ट लॉ में यहाँ पे ये बता रही कि जो ऑर्बिट होता है ना, यू नो वेरी वेल इन जोग्राफी हैव स्टडीड अबाउट दिस, कि जो राउंड लगाते हैं वो प्लैनेट्स जो, तो वो हमेशा कैसे होता है, उसको बोलते क्या है, जिस पाथ पे वो लोग एक रेवोल्यूशन लेते हैं, रोटेशन तो खुद का ही हो गया, रेवोल्यूशन जो लेते हैं तो वो कैसे होता है, उस पाथ को क्या बोलते हैं, ऑर्बिट बोलते हैं। तो यहाँ पर बता रहे हैं कि वो एक इलिप्स शेप का होता है, वैसा होता है, ओके, एकदम सर्कल नहीं। सेकंड में क्या मीन्स, बस वही आगे एक्सप्लेन किया है। तो एकदम, क्योंकि बहुत जन ये नंबर ऑफ जो चिल्ड्रंस है दे थिंक, अगर उन्होंने डीप नहीं समझा इस चीज़ को तो वो यही सोचते हैं कि सर्कल लग रहा है। नहीं यार, सर्कल एकदम रहेगा तो कैसे डिफरेंट सीजन आएंगे, आपको समझ में आएगा। जैसे सन है, फर्स्ट लॉ से हमको यहाँ पर ये काफ़ी अच्छे से क्लियर हो जाता है कि इलिप्स शेप में अर्थ जो है वो राउंड ले रही है सन का, और बाकी प्लैनेट भी, क्योंकि उसी की वजह से देखो जहाँ पर ये जो पोजीशन, अगर आप फर्स्ट पोजीशन देखोगे AB करके जो दी हुई है यहाँ पे ऑर्बिट में ब्लू किया हुआ है फर्स्ट वन, यहाँ पे देखोगे तो फॉर एग्जांपल ये जो आपका A लिखा है, वहाँ लिखा है ये प्लैनेट, वो अगर अर्थ प्लैनेट है तो सन के देखो कितना क्लोज है। तो यहाँ पर मैक्सिमम चांसेस है कि यहाँ पर समर सीजन चलेगा। डिपेंड है पोजीशन कौन सी है, कौन सी कंट्री की सामने है, वो भी मैटर करता है, लेकिन ये इतना क्लोज है सन के, इट मीन्स वहाँ पर समर सीजन चलेगा। लेकिन जैसे जैसे वो कवर करेगा पॉइंट CD तक पहुँच गया तो अलग सीज़न स्टार्ट हो जाएगा, बारिश का सीज़न, बीच में भी कुछ इफेक्ट पड़ सकते हैं, लेकिन फिर सीज़न चेंज होगा, क्योंकि आप डिस्टेंस जो हो गया अब वो सन से काफ़ी दूर हो गए। फिर उसके बाद देखोगे EF तो वो और ज़्यादा दूर हो गया, तो वहाँ पर ठंड। याद रखो, अर्थ की पोजीशन का भी इफेक्ट पड़ता है पर्टिकुलर प्लेस और कंट्री का, लेकिन मैं सिर्फ अर्थ की बात करूँ और सन की, तो जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ेगा सीज़न गर्मी से बारिश, बारिश से ठंडी, इसीलिए ये सीज़न ऐसे होता है। तो आ जाते हैं हम सेकंड लॉ पे। फर्स्ट लॉ से ये सब क्लियर हो जाता है। सेकंड लॉ में बताया है ये जो एरिया दिया है ब्लू कलर का ये लोग ने किया है, ये एरिया दिखने में बड़ा छोटा ऐसा दिख रहा है, लेकिन ये अगर मैं एक एरिया को, ये जो AB है ब्लू कलर में किया हुआ है और CD का भी जो ब्लू कलर में और EF का भी जो किया है, ये 3 एरियाज़ जो हैं ये सेम है सब। फॉर एग्जांपल फर्स्ट वन अगर 72 स्क्वायर सेंटीमीटर है तो ये बाकी दोनों भी 72 स्क्वायर सेंटीमीटर ही है। लेंथ ज़्यादा है, कहीं ब्रेथ कम है, लेकिन उसका जो एरिया आएगा वो इक्वल रहेगा, वो डिफरेंट नहीं। अब ये कैसे, और यहाँ पर सेकंड में वही मेंशन किया, द लाइन ज्वाइनिंग द प्लैनेट एंड द सन स्वीप इक्वल एरिया इन द इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम भी बोल रहे हैं। मतलब यहाँ पर ये क्या मेंशन कर रहे हैं कि A से B तक अगर अर्थ को जाने में 5 आवर्स लग रहे हैं और उसने एरिया कवर कर लिया फॉर एग्जांपल 100 स्क्वायर सेंटीमीटर, तो बोलते हैं C से D जाने में भी वो 100 स्क्वायर सेंटीमीटर कवर कर रहे हैं, टाइम उतना ही लगेगा। बोलते हैं यहाँ पे 5 आवर लग रहे हैं, उधर भी उतना ही लगेगा। टाइमिंग सेम, टाइम सेम है, एरिया सेम है, ऐसे कैसे पॉसिबल हो गया? तो वो इसलिए हो जाता है क्योंकि A से B के जाते टाइम उसकी स्पीड थोड़ी ज़्यादा रहेगी और C से D में उसकी स्पीड थोड़ी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी।
स्पीड पे थोड़ा बहुत इफेक्ट पड़ता है, मेंशन नहीं किया लेकिन हमें यहाँ पर समझ में आना चाहिए वो। तो यही है कि एरिया सेम रहेगा। तो सेकंड लॉ में यही मेंशन करने की कोशिश की है कि एरिया जो होता है वो सेम होता है, और इससे हमें यही समझ में आता है कि क्यों किसी पर्टिकुलर सीजन में अंधेरा जल्दी हो जाता है। जैसे आजकल अगर आप देखोगे तो अंधेरा 7 साढ़े 7 बजे आके हो रहा है, कुछ पर्टिकुलर सीजन में 6 साढ़े 6 बजे हो जाता है। तो ये इसीलिए होता है, ये सब इसके रीजंस होते हैं। तो ये साइंटिस्ट दिमाग है वो हमेशा हर एक चीज़ का क्यों, वाई उसके अंदर सबसे ज़्यादा वाई होते हैं। तो उन्होंने सेकंड लॉ में यही मेंशन किया कि एरिया सेम रहेगा और टाइम पीरियड भी सेम। ओके, इसको आप डीपली समझने की कोशिश करोगे तो यही है, स्पीड पे इफेक्ट पड़ेगा थोड़ा। फिर नेक्स्ट आ जाते हैं थर्ड लॉ में। थर्ड लॉ में क्या दिया है, थर्ड लॉ जो है ये कैलकुलेशन में काफ़ी हेल्पफुल होता है कि कितना डिस्टेंस है, कितना फोर्स है। ओके, जितना दूर जाएंगे फोर्स कम हो जाएगा। तो केपलर थर्ड लॉ, The square of its period of revolution around the sun is directly proportional to the cube of the mean distance of a planet from the sun. ओके, रीड कर लिया, नीचे देखो यहाँ पे लिखा हुआ है दैट इज़ करके जो साइन बना है, टी स्क्वायर ऊपर है और आर क्यूब किधर है, नीचे है। तो टी मीन्स वो दे आर टॉकिंग अबाउट टाइम और आर मीन्स यहाँ पर दिया है डिस्टेंस। तो यहाँ पर ये बता रहे कि अगर आपको पीरियड फाइंड आउट करना है रेवोल्यूशन का कि कितना टाइम लग रहा है, तो वो डिस्टेंस का जो क्यूब है उसके प्रोपोर्शनल होता है। ये प्रोपोर्शनल जो है ये कैलकुलेशन में हेल्पफुल होते हैं काफ़ी। दीज प्रोपोर्शनल्स ये जो इक्वेशंस बन जाती है, दीज आर वेरी हेल्पफुल टू कैलकुलेट। अगर आपको फॉर एग्जांपल यहाँ पर ये दो चीज़ के बारे में बात कर दिया, टॉकिंग अबाउट टू थिंग्स। ओके, थोड़ा सा कन्फ्यूजन जैसा लगता है थर्ड लॉ, लेकिन आप सिंपल से ये देखो कि दो चीज़ पे फोकस किया गया है यहाँ पर। फर्स्ट वन है डिस्टेंस और दूसरा अगर पकड़ोगे तो टाइम है, टाइम और डिस्टेंस इस पे किया है। फॉर एग्जांपल अगर आपको टाइम मालूम है तो आप डिस्टेंस फाइंड आउट कर सकते हो इस इक्वेशन से, और अगर आपको डिस्टेंस मालूम है तो आप टाइम फाइंड आउट कर सकते हो। इसलिए डिफरेंट अगर आपको पता होगा तो हमारी कंट्री में जो टाइमिंग चल रहा है दूसरी कंट्री में वो टाइमिंग नहीं होता है, उससे थोड़ा सा आगे या पीछे किसी पर्टिकुलर कंट्रीज़ में होता है। तो ये यहाँ से ये सब बातें हमें समझ में आती है। और भी बहुत कोई थियरी ऑफ रिलेटिविटी भी है, इसी से काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंसेस है। अगर सुना होगा थियरी ऑफ रिलेटिविटी, तो थर्ड लॉ से वो काफ़ी न्यूटन ने यही फाइंड आउट की थी थियरी ऑफ रिलेटिविटी। वो ये थर्ड लॉ जो है ये काफ़ी हेल्पफुल फाइंड आउट करने में काफ़ी हेल्पफुल होता है। सो यही थे फर्स्ट सेकंड थर्ड लॉ, हल्का सा देख लेते हैं। तो केपलर ने इन्होंने पोजीशन के बारे में लॉ निकाले, 3 लॉ निकले। फर्स्ट वन यही है कि जो इलिप्स शेप में वो राउंड लेते हैं, जो ऑर्बिट होता है इलिप्स शेप में होता है। आप हमेशा एकदम इक्वल सोचोगे कि एकदम बीच में है सन, तो ऐसा नहीं है, वो जो राउंड लेते हैं इलिप्स शेप में है। और सेकंड वाले में बताते हैं कि जो एरिया है वो इक्वल है, एरिया चेंज नहीं होने वाला है। छोटा बड़ा दिख सकता है लेकिन एरिया इक्वल टाइम में इक्वल ही होगा। 5 आवर्स में वो लोग ने फर्स्ट एरिया कवर किया, नेक्स्ट वाला जो इतना दूर दिख रहा है वो भी 5 आवर्स में ही होगा, उतना ही एरिया कंप्लीट हो जाएगा। जबकि दिख रहे हैं नज़दीक वो, लेकिन टाइमिंग उनको 5 ई और एफ अगर आप पॉइंट देखो तो कितने क्लोज है, लेकिन उसको भी 5 आवर्स ही लगेंगे कवर करने में। स्पीड वहाँ पर थोड़ी कम हो जाती है, इसका मीनिंग यही है। और थर्ड लॉ में हमको समझ में आता है कि अगर आपको ये इक्वेशन की हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, अगर आपको टाइम मालूम है तो आप उसका मतलब पीरियड अगर वही टाइम अगर मालूम है तो आप डिस्टेंस फाइंड आउट कर सकते हो प्लेनेट का सन से। इसलिए तो आप आज बता देते हैं कि अर्थ जो वो सन से इतना दूर है, क्योंकि सन तक तो कोई जा नहीं सकता, लेकिन ये फॉर्मूले ये इक्वेशंस की हेल्प से हम बता सकते हैं कि सन अर्थ से कितने डिस्टेंस पे है और दूसरे प्लेनेट हमारे अर्थ से कितने डिस्टेंस पे हैं। ओके, तो यही थर्ड लॉ है। और अब देखो एक जो अभी न्यू एजुकेशन सिस्टम हमारा बन गया है, तो उसमें ज़्यादातर फोकस यही किया जा रहा है कि आप ऐसा कुछ रट्टा मार के ना लिखो, लेकिन लॉ तो वो पूछेंगे तो वो वैसे सेम टू सेम ही लिखने होते हैं, लेकिन वहाँ एक्सप्लेन करने के लिए पूछ सकते हैं कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय दिस। तो आप जो फर्स्ट है उसमें जो मैंने एक्सप्लेन किया वो हम लिख सकते हैं ईजिली समझ के। तो ओन वर्ड्स में आपको ट्राई करना अभी बहुत इंपॉर्टेंट है। बाय हार्ट वगैरह भूल जाओ, ये जो लॉ है यही थोड़े से आपको बाय हार्ट करने पड़ेंगे। अदर थिंग्स देयर इज़ नो नीड टू बाय हार्ट, रटना विटना सब बंद, बहुत 10 से 20% रह जाएगा रटना न्यू एजुकेशन सिस्टम में। तो अच्छी बात है, आपको चीज़ें समझ में आनी ज़रूरी है। तो फर्स्ट सेकंड थर्ड लॉ आई होप यू अंडरस्टूड। फिर नेक्स्ट पेज भी मैं बताता हूँ जल्दी ही, आज ही। ओके, टिल देन बाय बाय।